हेलो एवरीवन, चलिए टेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। विच वेव ओरिजिनेट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। हम जानते हैं अर्थक्वेक वेव प्रकार की होती हैं और उसमें भी दो प्रकार ऐसी हैं जैसे बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव के अंतर्गत दो प्रकार की तरंगें आती हैं, पी एंड एस, जबकि सरफेस वेव में एल तरंगें आती हैं। अब इसमें देखिए पी एस एल, थर्ड ऑप्शन जो है ये पहले का आंसर है। दूसरा देखिए क्वेश्चन, किस यंत्र का भूकंपीय तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक वेव्स। किसका यूज किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। और सिस्मोग्राफ के माध्यम से दो ऐसे स्केल हैं जिसमें भूकंपीय तरंगों को अध्ययन किया जाता है। पहला है रिक्टर स्केल जो कि उसकी एनर्जी रिलीज को बताता है, जबकि मर्केली स्केल जो है वो उसकी क्या बताता है, प्रभाव को या इफेक्ट को बताता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सुनामी किस शब्द की भाषा से संबंधित है। तो फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड सुनामी डिराइव्ड। तो सुनामी जो है एक प्रकार की जापानीज वर्ड से संबंधित है। जापानी में सुनामी का अर्थ होता है तबाही, तो इसी कारण सुनामी जो है जापानीज वर्ड से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का कि भूकंप की तीव्रता को किस स्केल पर मापा जाता है। ऑन विच स्केल इज द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। तो किस में मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल में मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, इंटेंसिटी को। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भूकंप का मैग्नीट्यूड किसका सूचक है। मैग्नीट्यूड जो होता है वो खास करके रिलीज हुई एनर्जी का जो इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। तो कौन सा है, ऑप्शन ए। ज्वालामुखी से संबंधित अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। विच गैस इज एमिटेड मोस्ट फ्रॉम अ वोल्केनो। तो सबसे बड़ी मात्रा में जलवाष्प निकलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम गैस, रेडॉन गैस, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में जलवाष्प या वाटर वेपर निकलता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखीय पर्वत कौन सा है। विच इज़ द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की अगर हम बात करें तो माउंट कोटापैक्सी है। ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखीय पर्वत है वर्ल्ड का। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो मैग्मा कहते हैं। जब यही पदार्थ बाहर आ जाता है तो इसे लावा बोला जाता है। मौना लोआ किसका उदाहरण है। तो मौना लोआ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल कौन सा है, मौना लोआ। वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ पे होते रहते हैं लगातार। अगला क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो होता है वो है तंजानिया। तंजानिया में पाया जाता है, जो कि है किलिमंजारो। किलिमंजारो माउंटेन रेंज है जो कि कहाँ पाया जाता है, तंजानिया में पाया जाता है। एटना ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है। तो एटना जो है इटली में अवस्थित है और इटली में मेडिटेरेनियन सी के आसपास यह ज्वालामुखी पाया जाता है। वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं यहाँ पे। और इटली का ही एक आइलैंड है सिसिली आइलैंड। इटली का ही एक आइलैंड है सिसिली आइलैंड, यहाँ पे ये वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। अगला क्या है, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है। तो विसुवियस जो है वो नेपल्स में अवस्थित है। खास करके विसुवियस वोल्केनिक लोकेटेड कहाँ पे है, नेपल्स में। बलुआ पत्थर कैसे चट्टाने हैं। तो विच टाइप ऑफ रॉक्स इज सैंडस्टोन। तो बलुआ पत्थर एक प्रकार का कैसी चट्टाने हैं, परतदार, जिसे हम लेयर्ड फॉर्म में रॉक्स बोलते हैं। एंड सेडिमेंट्री एंड लेयर्ड रॉक के एग्जांपल्स हैं कौन से, बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन। अगला क्या है कि आग्नेय चट्टानों में क्या नहीं पाया जाता है। विच इज़ नॉट फाउंड इन इग्नियस रॉक। क्या नहीं पाया जाता है, तो आपको बता चुके हैं कि आग्नेय चट्टानों में लेयर नहीं पाई जाती हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो लेयर भी नहीं पाए जाते हैं एंड फॉसिल्स भी नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन डी वाला सही होगा इसमें, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टाने हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ रॉक इज ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट एक प्रकार का इग्नियस रॉक है या आग्नेय चट्टाने हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण है। गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल जो है आपको मिलेगा मार्बल। मार्बल ही बहुत हीट एंड प्रेशर के थ्रू बनता है। बहुत समय में जब प्रेशर एंड हीट जनरेट होते हैं तब मार्बल्स बनते हैं। डायनासोर का काल किस कल्प को माना जाता है। विच इरा इज कॉल्ड द एज ऑफ डायनासोर। तो जुरैसिक जो काल है उसको हम बोलते हैं डायनासोर एज। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो पृथ्वी मतलब अपना कैसे बना है, तो पृथ्वी जो है रॉक से मिलकर बना है। अगर रॉक्स की हमको एज निकालना हो तो हम याद करते हैं यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से। लेकिन अगर हम किसी जीवाश्म का
एज निकालना हो, जीव का एज निकालना हो, तो हम यूज करते हैं कार्बन डेटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी वाला। कौन सा देशांतर प्रधान यामात्तर के साथ बृहत वृत्त बनाता है? विच लॉन्गिट्यूड्स फॉर्म अ ग्रेट सर्कल विथ द प्राइम मेरिडियन? कौन सा बनाता है? यहाँ आपको देखने को मिलेगा 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, जिसे हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। इसका जस्ट उल्टा जो होता है उसे बोलते हैं 180, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल लाइन। तो इंटरनेशनल लाइन मिल के 0 डिग्री के साथ क्या बनाता है? एक बृहत वृत्त या लार्ज सर्कल बनाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। प्रधान यामात्तर कहाँ से गुजरता है? तो ग्रीनविच लाइन जो है टोटल 7 देशों से होकर गुजरता है, उसमें फ्रांस भी एक देश है, तो फ्रांस से होकर गुजरता है वो। कौन सा ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? विच इज़ नॉट अ ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी वाला, 60 डिग्री लैटिट्यूड। खास करके जो बृहद वृत्त की बात की जाती है, ग्रेट सर्कल की बात की जाती है, वहाँ पे हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन ही काम आती हैं। जैसे विषुवत रेखा इक्वेटर एक बहुत बड़ा वृत्त बनाता है, उसके अलावा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री 180 के साथ एक बड़ा वृत्त बनाता है। 60 डिग्री ईस्टर्न लाइन, ये भी एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये भी एक प्रकार का ग्रेट क्या सर्कल बनाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अक्ष देशांतर कहाँ अवस्थित हैं? दोनों कहाँ मिलते हैं एक साथ, ये आपको देखने हैं। तो दोनों कहाँ मिलेंगे एक साथ, ज़रा सोच के देखिए। तो स्टार्टिंग में खास करके अटलांटिक ओशन के ईस्ट में कौन सी गुजरती है लाइन? प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरती है, और वहीं पे अटलांटिक ओशन में ही हमको देखने को मिलेगा क्या? शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर लाइन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है धूमकेतु सुमेवर लेवी 1909 जो है किस ग्रह से टकराया था? तो यह करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना हो गया था। अगला है उल्का मीटियर्स क्या है? व्हाट इज अ मीटियर्स? उल्का पिंड क्या होते हैं? तो उल्का पिंड जो होते हैं वो अंतरिक्ष द्रव्य का अंश होते हैं, स्पेस डेब्रिस होते हैं एक प्रकार के उल्का पिंड, जो अंतरिक्ष के बीच में विचरण करते रहते हैं। अगर किसी ग्रह के या प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत वो आ जाते हैं तो वो उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव से क्या होता है? वॉट इज कॉज्ड बाय द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस? इसके कारण क्या होगा? तो इसके कारण हम देखते हैं क्या होता है, मौसम परिवर्तन होगा इसके कारण। दिन और रात बराबर कब होते हैं? दिन और रात बराबर दो ऐसे डेट हैं जब सन का डायरेक्ट रेडिएशन किस पे पड़ता है? इक्वेटर पे पड़ता है, 0 डिग्री पे पड़ता है। तो वो दो जो डेट हैं वो हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर। यही दो डेट हैं और दोनों तिथियों में ये है दिन और रात बराबर होंगे। सन का रेडिएशन जब डायरेक्ट 0 डिग्री पे पड़ता है तो 12 घंटे का दिन नॉर्थ हेमिस्फेयर में होगा, खास करके उत्तरी गोलार्ध में, और 12 घंटे के दिन साउथ हेमिस्फेयर में होगा यानी दक्षिणी गोलार्ध में, और 12 घंटे की रात नॉर्थ हेमिस्फेयर में होगा, 12 घंटे की रात साउथ हेमिस्फेयर में होगा। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री से हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा या मकर रेखा की तरफ बढ़ते हैं, तो जहाँ पे सन का रेडिएशन बढ़ना स्टार्ट होता है, डायरेक्ट पड़ना स्टार्ट होता है, वहाँ पे दिन की लंबाई भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो है वीनस या शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन? तो इनको खास करके वीनस को कहा जाता है अर्थ की जुड़वा बहन। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? विच इज़ द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन? कौन सा सबसे नियरेस्ट ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नियरेस्ट बुध है, मरकरी, उसके बाद आता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। खास करके मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स? तो आपको देखने को मिलेगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हम ये देखते हैं कि 4 हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं वो क्या बनाते हैं? एक हीलियम बनाते हैं। इस कारण वही एनर्जी का सोर्स है। ऑप्शन बी सही होगा। हीरक वलय जिसे डायमंड रिंग कब दिखाई देता है? तो हीरक वलय की बात करें तो अपना सन जो होता है, इसके सबसे बाहरी जो किनारा है इसको बोलते हैं कोरोना, इसको कोरोना बोलते हैं। और ये कब दिखाई देता है हमें स्पष्ट रूप से? ये हमें स्पष्ट रूप से तब दिखाई देता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, खास करके टोटल सोलर इक्लिप्स के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही हमें दिखाई देता है, ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स के समय।
हीरक वलय या डायमंड रिंग। इस कोरोना को हमें स्पष्ट दिखाई देता है उस समय। अगला कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? तो सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस एंड नेपच्यून, उसके बाद हम आ जाते हैं अर्थ, विनस, मार्स एंड मरकरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी सही होगा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? हु फर्स्ट गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लैक होल्स? तो सबसे पहले जानकारी जो दी थी वो दी थी एस चंद्रशेखर ने। 35 श्याम बीवर, जिसे ब्लैक होल क्या है? व्हाट इज अ ब्लैक होल? ब्लैक होल जो होता है वो एक कोलैप्स्ड स्टार होते हैं, खास करके सिमटा हुआ तारा होता है। और सिमटा हुआ तारा तब होता है जब इसका जो मास है टोटल वो सन के मास से 1.332 थ्री टाइम्स प्लस हो, 3 टाइम्स ज़्यादा हो। सन के मास से 3 गुने से अगर ज़्यादा किसी तारे का द्रव्यमान है तो वो क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा। लेकिन अगर 3 टाइम से कम है, 1.33 से 3 टाइम के बीच में है तो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और 1.33 से भी कम है तो क्या बनेगा? वाइट ड्वार्फ बनेगा। मानसून पूर्व वर्षा को केरल में क्या कहा जाता है? तो मैंगो शावर बोलते हैं उसको। पश्चिम बंगाल में मानसून पूर्व तूफानों के क्या कहा जाता है? व्हाट आर प्री मानसून स्टॉर्म इन वेस्ट बंगाल? तो काल वैशाखी बोलते हैं उसको। भूकंप लेखी किस अधिकेंद्र से के बाहर पी एंड एस तरंगों का अभिलेखन करते हैं? बियॉन्ड विच एपिसेंटर डू सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड बोथ पी एंड एस वेव? तो हम ये देखते हैं कि 105 डिग्री से बाहर हम खास करके भूकंपीय तरंगों पी एंड एस वेव को रिकॉर्ड किया जाता है। एंड 105 डिग्री के बाहर हम ये देखा जाता है कि 105 से 105 के बीच ये शैडो जोन पाया जाता है एस वेव्स का, जबकि 105 से 145 के बीच हमको शैडो जोन मिलता है पी वेव का। अगला क्वेश्चन क्या है? रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर खास करके अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, इन सब जगहों पे सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहीं पे भूकंप या ज्वालामुखी यानी अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं तो वो कौन से क्षेत्र होंगे? रिंग ऑफ फायर होंगे पैसिफिक बेल्ट में। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ आंसर सी वाला सही होगा। सॉरी, आंसर कौन सा सही होगा? डी वाला। ये तीनों सही हैं। किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? विच प्लैनेट्स हैव नो सैटेलाइट? हम जानते हैं प्लैनेट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दूसरा जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में खास करके मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आते हैं, जबकि जोवियन प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं इनके पास सैटेलाइट्स की कमी होती है। खास करके सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मिला के अर्थ की एक सैटेलाइट आपको मिलेगा मात्र, जबकि मार्स की 2 सैटेलाइट। अर्थ का एक सैटेलाइट, मार्स के 2 सैटेलाइट, जबकि बाकी जो 2 प्लैनेट हैं खास करके बुध और शुक्र, मरकरी और विनस, इनके कोई भी सैटेलाइट देखने को नहीं मिलते। जबकि जोवियन प्लैनेट के बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट हैं और बहुत बड़ी मात्रा में सैटेलाइट हैं। और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट की मात्रा जो कि आपको सैटर्न को देखने को मिलेगी, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद आता है यूरेनस एंड लास्ट में नेपच्यून। तो यही था पूरा क्वेश्चन 40 तक। धन्यवाद।